गुजरात का वडोदरा शहर वैसे तो अन्य महानगरों की तुलना में वडोदरा शहर का विकास थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसे तेजी देने की कोशिश जरूर की जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के बिल्डर, यहाँ के लोग, हर कोई एक मिलकर संगठन बनाकर वडोदरा शहर को विकास की ओर आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस विकास में कई रोड़े भी आते हैं, कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं और उस पर हम बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वडोदरा शहर के लोग थोड़े से जागरूक हो, थोड़े से अवेयर हो, ताकि उन्हें आगे चलकर आने वाले समय में दिक्कतें ना आए। जब भी कोई प्रॉपर्टी की बात आती है, टीपी स्कीम की बात बहुत ज्यादा चर्चा में होती है और आम नागरिकों को पता ही नहीं होता है कि टीपी है क्या, टीपी आखिरकार है क्या। उस पर आज मैं जानकारी लेने के लिए पहुंची हुई हूँ। आर्किटेक्चर एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ हैं, आर्किटेक्चर निरंजन भट्ट। निरंजन भाई, टीपी स्कीम, टीपी लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता होता है, टीपी होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारे दर्शकों को हम दें। टीपी स्कीम यही है कि जो कोई भी शहर का डेवलपमेंट करना है तो टीपी स्कीम जरूरी है। और टीपी स्कीम में क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल का मैप उसको डेवलप किया जाता है कि टीपी में रोड, रास्ता, लाइट, पानी, ड्रेनेज का जो भी प्रोजेक्ट होता है, और उसमें एजुकेशन के लिए प्लॉट रखा जाता है, कुछ सामान्य मानसों के लिए रेसिडेंशियल के लिए प्लॉट रखा जाता है, कॉमर्शियल प्लॉट रखा जाता है, गार्डन रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लॉट रख के उसमें 40% जो एरिया रहता है, पूरा जो एरिया रहता है, उसमें 40% एरिया में कुछ एरिया रोड में जाता है, कुछ परसेंटेज ऐसे सामाजिक प्लॉट में जाता है। तो ये सब मिला के उसको टीपी स्कीम बोलते हैं। और ये टीपी स्कीम क्या होता है कि कोई भी अथॉरिटी उसका नोटिफिकेशन बाहर पड़ता है, और नोटिफिकेशन में उसको पहले क्या ड्राफ्ट टीपी स्कीम बनती है। और ड्राफ्ट टीपी स्कीम जब बनती है तब पूरे जो खेडूत रहते हैं, जो जमीन मालिक रहते हैं, वो जमीन मालिक की एक मीटिंग बुलाते हैं कि इसमें आपका 40% कट के आपका ये प्लॉट है या ये प्लॉट है, ऐसा रोड रास्ता मिला के ऐसा एक प्लानिंग होता है और ये दिखाते हैं। और उसके बाद में सरकार में वो प्रोवाइड किया जाता है कि ड्राफ्ट टीपी स्कीम जब मंजूर होता है, तो मंजूर होने के बाद फिर उसमें टीपीओ निमा जाता है। जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर निमा जाता है, वो फिर उसमें कुछ होता है कि किसी का वादा होता है कि कुछ वादा अर्जी होता है, तो उसका ये करने के लिए, यानी क्लैरिफाइड करने के लिए फिर उसको वो भी बुलाता है। पहले जमीन मालिक को बुलाता है क्लियर करने के लिए, और ये बुलाने के बाद उसका जो कुछ होता है कि भी हाँ आपका बात सही है, तो उसका क्लैरिफिकेशन करके फिर टीपीओ गवर्नमेंट में फिर रखता है कि मंजूरी के लिए, और फिर फाइनल मंजूरी आता है। उसके बाद में भी कुछ होता है तो फिर भी एक प्रोविजन है कि हमारा ये प्लॉट ऐसा है, तो उसको चेंज करके वो फिर गवर्नमेंट में रखता है। 3 बार गवर्नमेंट में जाती है फाइल, और उसके बाद में फाइनल मंजूरी मिलता है। तो टीपी स्कीम फाइनल होती है और उसके बाद बिल्डर जो होते हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट वहां रखते हैं। हाँ, टीपी स्कीम फाइनल होता है, यानी पहले ड्राफ्ट टीपी स्कीम बनता है तो आपका फाइनल प्लॉट मिल जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पोजीशन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आपका जो ओपी एरिया है, यानी आपका जो मूल खेत है, वो खेत में तो आपको प्लॉट नहीं मिल रहा है, दूसरे के खेत में भी प्लॉट जाता है। आपको बनाना है लेकिन दूसरे को नहीं बनाना है, तो वो पोजीशन नहीं दे सकता है। तो जब ड्राफ्ट टीपी स्कीम होती है तो सरकार ने ये किया है कि भाई रोड रास्ता जो बना हुआ है, वो रोड रास्ता का सरकार प्लॉट जमीन ले लेती है, लेकिन फाइनल प्लॉट दूसरे में जाता है तो वो नहीं मिलता है। तो वो जब प्रिलिमिनरी फाइनल होती है, यानी जमीन फाइनल होती है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि एक दूसरे का जो पोजीशन है, वो पोजीशन फिर बाद में गवर्नमेंट यानी अथॉरिटी ये देती है, खूंटा लगा के फाइनल प्लॉट का। उसके बाद में आप डेवलप कर सकते हैं। यानी वो चीज भी हमें ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, टीपी क्या होता है, टिप स्कीम क्या होती है और कैसे टीपी बनाई जाती है और कैसे वहां जमीन खरीदनी है बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसकी जानकारी हमें दे रहे हैं निरंजन भाई। अब जब बिल्डिंग बनाने की बात आती है तब एफएसआई और जीडीसीआर, ये 2 चीजें भी
बहुत मायने रखती हैं। उस पर भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं लेना चाहूंगी। वैसे बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक एफएसआई होता क्या है और एक आम आदमी को एफएसआई के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए, एफएसआई के बारे में अगर हम लोगों को छोटे से कुछ शब्दों में समझा सके। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। इसमें क्या होता है कि एफएसआई अभी गवर्नमेंट ने एक बेस्ड एफएसआई नक्की किया हुआ है कि 1.8 एफएसआई, यानी कि आपका जो प्लॉट एरिया रहता है वो प्लॉट एरिया का 1.8 के हिसाब से आपको एफएसआई मिलेगा। लेकिन 0.9 यानी 2.7 तक आप एफएसआई ले सकते हैं जब रोड बड़ा हो तो आप ऊपर हाइट में यानी 0.9 जो जंतरी रेट एरिया होता है उसका 20% या 30% पैसा भर के आप वो एफएसआई खरीद सकते हैं और ये हाइट आप ले सकते हैं। जी। और जब एफएसआई एक बार डिसाइड हो जाती है, फिर पार्किंग की जगह के लिए क्या नियम बने हुए हैं? पार्किंग की जगह के लिए ऐसा है कि कॉमर्शियल के लिए 50% होता है, इसमें 50% फ्रंट में रखना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, या 50% आप बेसमेंट में रखो, ऐसा पार्किंग का नियम है। और कॉमर्शियल का अलग है और रेसिडेंशियल का अलग है। रेसिडेंशियल का 20% इसके हिसाब से पार्किंग रखना पड़ता है। और एजुकेशन के लिए भी है और मल्टीप्लेक्स या जो भी रहता है उसके लिए भी अलग अलग नियम है। वो जीडीसीआर में है, वो जीडीसीआर के हिसाब से हमको रखना पड़ता है और वो रखते हैं तभी प्लान पास होता है, ऐसे प्लान पास नहीं होता है। तो प्लान आप जो बनाते हैं वो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाते हैं? जीडीसीआर के हिसाब से ही रखना पड़ता है। और जीडीसीआर क्या है वो भी थोड़ा सा जरूर हमारे दर्शकों को समझाइए। अभी ये जीडीसीआर गुजरात गवर्नमेंट में बनाया हुआ है। ये जीडीसीआर का हिसाब से पूरा यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव है। अभी पहले क्या था, बड़ौदा के लिए अलग था, राजकोट के लिए अलग था, अहमदाबाद के लिए अलग था, सूरत के लिए अलग था। लेकिन अभी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया उन लोगों ने, एक कॉमन जीडीसीआर बना दिया। वो कॉमन जीडीसीआर के हिसाब से ये जो बाइलॉज है वो उसके हिसाब से हमें मैप रखना पड़ता है। और इसमें ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन में क्या है 15 मीटर तक हम ऑनलाइन रख सकते हैं और 15 मीटर के ऊपर दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन भी रख सकते हैं या ऑफलाइन भी रख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में 15 मीटर तक हमने रखा तो वो पास हुआ, फिर भी हमें ऑफलाइन में जाना पड़ता है और ऑफलाइन का प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। तो ये दिक्कत वाली है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो ऑनलाइन मंजूर होता है वो ऑटो डीसीआर में ही मंजूर होता है और जीडीसीआर के हिसाब से ही मंजूर होता है, तो उसके हिसाब से ही ये होना चाहिए। या ये जो मंजूर हुआ वो उन लोगों को उसमें कुछ देखना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री देखना है कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। यानी एफएसआई और जीडीसीआर ये सारी चीजों को ध्यान में जरूर रखना होगा, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगर रेसिडेंशियल इलाका हो या कमर्शियल हो, पार्किंग नहीं होते हैं क्योंकि जगह छोटी होती है। ऐसे में नक्शे में दिखाया तो जाता है लेकिन कई बार बिल्डर उसे बनाते नहीं हैं और परेशानी लोगों को आती है। आप लोग मैप बना कर देते हैं जो मैप कॉर्पोरेशन पास करता है, लेकिन बिल्डर बाद में कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस भी कर देते हैं। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। वो चेंजेस करते हैं तो उनको रिवाइज प्लान करना पड़ता है। अच्छा, ये रिवाइज प्लान करने की ये आवश्यकता है, लेकिन कभी ऐसे बिल्डर होते हैं तो नहीं करते हैं। लेकिन ये प्लान भी फिर से कॉर्पोरेशन में जाता है, कॉर्पोरेशन में जाके रिवाइज प्लान करवाना पड़ता है, फिर मंजूरी लेना पड़ता है। अच्छा, और वो मंजूरी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन कई बार बिल्डिंग 4 मंजिला होती है लेकिन बन जाती है 6 मंजिला, या फिर पेंट हाउस वगैरह बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो 6 होती है तो उसको रिवाइज करना पड़ता है और रिवाइज के हिसाब से उसको बनाना पड़ता है सर। जी, जरूर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ये सारी बातें कि एफएसआई क्या है, जीडीसीआर। थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज अगर रखें तो दिक्कतों में पड़ने से बच सकते हैं और बहुत मुश्किल से जो पैसे कमाए होते हैं उसे हम सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि गड़बड़ियों का भोग आप ना बने। बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट बड़ोदरा शहर में हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट का हिस्सा बने, ना कि जो फ्रॉड कर रहे हैं और सालों तक फिर आपको पोजीशन नहीं देते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसीलिए आज हम आर्किटेक्चर निरंजन भाई भट्ट से ये जानकारी ले रहे थे कि आखिरकार बेसिक चीजें क्या होती हैं और बेसिक चीजों से आपको अवगत होना कितना ज्यादा जरूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको हमेशा वीएनएम देखते रहना है, क्योंकि वीएनएम पर मैं रोज कहती हूँ कि वही बातें चर्चा में हम लेते हैं
जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखते रहिए वीएनएन।